नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 2 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को। देखिए, कंपनी लॉ पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है और करीब 16 जून के आसपास आपका ये पेपर होगा। ऐसे में आप सभी के पास पूरे पूरे 3 से 4 दिन बचते हैं जिनके अंदर आप लोग अपने इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, हमारी अपकमिंग वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं पूरा का पूरा 90 के 90 नंबर का पेपर हमारी वीडियो से पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट यूनिट कराने वाला हूं। पहली यूनिट जो रहेगी, जिसको आप लोग बोलते हो इंट्रोडक्शन टू द कंपनी लॉ, इस यूनिट के अंदर से एक एक चुन चुन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिनको अगर आप लोग बना लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली फोड़ के आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये करीब करीब 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का रहेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद आप लोग ये पाएंगे कि आपकी पहली यूनिट 101% तैयार हो चुकी होगी। तो इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हमें क्या कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। देखिए, बेसिकली कंपनी लॉ है और कंपनी शब्द से ही हम लोग यहाँ पे अपनी शुरुआत करते हैं। जब आप लोग कंपनी लॉ को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग एक शब्द समझते हैं कंपनी के बारे में। क्लियर? अब कंपनी को जब आप लोग समझते हैं तो एक बेसिक सी एक ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन अगर आप लोग देखेंगे तो क्या निकल के आती है आपकी? कंपनी इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय। देखिए, कंपनी अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई भी इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती है। इन कीवर्ड्स को जरूर ध्यान से देखिएगा। कंपनी अपने आप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको क्रिएट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस चीज को कंडक्ट करने के लिए? टू कंडक्ट ए बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए कोई भी अगर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कंपनी कहलाती है। हालांकि ये जो डेफिनेशन है, ये आपकी एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। कंपनी लॉ क्या कहता है, इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ कहता है जो आपकी कंपनी है वो अपने आप में एक पर्सन है। अब पर्सन दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। माने कंपनी क्या मानती है, जो आपका कंपनी को लॉ क्या मानता है कि कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, या फिर पर्सन भी कह सकते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर एंड हैज इट्स डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कोई भी जो कंपनी है वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये मानता है आपका लॉ, यानी कि कानून मानता है, और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसके ओनर से सेपरेट होती है। उसका ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। दोनों की जो लीगल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होती है। ये बातें कहां पे लिखी हुई है? ये लॉ के अंदर लिखी हुई है। इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका ये आपका पर्सन है और आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है, तो आपकी कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिस्सा ले सकती है, किसी भी एसेट्स को खुद के द्वारा खरीद सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, या फिर किसी के ऊपर श्यू कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, या कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी के नाम के ऊपर, या जो भी उसका कंडक्ट बिजनेस मोड है उसके ऊपर। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा समझना है। अगर मैं बात करूं अलग अलग फॉर्म ऑफ कंपनीज की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म ऑफ कंपनीज के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, उसके बाद आपका कॉर्पोरेशन एंड ऑपरेट इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ये किसमें एक्ट करता है? आपके अलग अलग इंडस्ट्री जो सेक्टर में एक्ट करता है। इन शॉर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। किसको कंडक्ट करने के लिए? बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। कानून ये कहता है कंपनी अपने आप में एक लीगल सेपरेट एंटिटी है जिसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलता है, और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इसके ओनर से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। इसके पास पूरे पूरे राइट्स होते हैं। ये किसी के ऊपर केस कर सकती है या कंपनी के नाम के ऊपर कोई केस कर सकता है। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिस्सा ले सकती है, किसी भी एसेट्स या प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है। ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है?
ये आपके लॉ के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं आपको मोर कॉन्शियस डेफिनेशन दूं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ए कंपनी फॉर्म ऑफ ए बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो आपकी कंपनी है वो उसको रेगुलेट कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करता है। क्लियर है। एंड यहाँ पे कंपनीज की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 20 के अंदर मेंशन की गई है। ये क्या कहता है, ये कहता है ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या कहती है कि कोई भी कंपनी तब तक कंपनी नहीं मानी जाएगी जब तक वो क्या ना हो, इनकॉर्पोरेट ना हो। देसी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट का मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग रजिस्टर समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी जब तक रजिस्टर ना हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हो या कंपनीज एक्ट से पहले जितने भी लॉ एग्जिस्ट करते थे, नियम एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, उनके अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, ये जो आपका शब्द है, हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका कंपनी लॉ है। और कंपनी के ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कंपनी का क्या मीनिंग है। एग्जैक्टली लॉ आप लोग समझते ही है। तो कंपनी की कॉन्शियस और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अब काफी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमें स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दीजिए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, मेरे किसी भी लेक्चर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लोग केवल इतना बता देते हैं, आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है या एसएल के स्टूडेंट है, हो सकता है आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आपका पेपर किस डेट को रहने वाला है और आपको पीडीएफ चाहिए, अगर ये इतना सा कमेंट आप लोग कर देते हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को कमेंट के अंदर ही आपका जो पीडीएफ लिंक है वो प्रोवाइड कर देता हूं। तो प्लीज 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 आप लेक्चर पे कंसंट्रेट करें और आप लोग स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, लेकिन काफी ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो कमेंट करते हैं, तो आप लोग प्लीज इस चीज को जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा। बहरहाल कंपनी की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हम चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फीचर्स ऑफ द कंपनी। ये आपका स्टार टॉपिक मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। क्लियर, इस चीज को आपको समझना है कि हर साल यहां से एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको फीचर्स ऑफ कंपनी एक्सप्लेन कर देना है। क्या बोलेगा एग्जामिनेशन के अंदर, मान लीजिए 3 टर्म दे दी, जैसे 3-3 नंबर के लिए पूछेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, या कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, या आपसे कहा जा सकता है कंपनी हैव अ कॉमन सील, इसके ऊपर ऑप्शन आप कमेंट कीजिए। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट एक सवाल क्या पूछा जा सकता है कि फीचर्स ऑफ कंपनी क्या रहने वाले। देखिए सबसे पहली फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली फीचर कंपनी की रहने वाली है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि जो आपका लॉ है वो क्या कहता है, लॉ कहता है अगर कोई भी कंपनी है और प्लस में उसका जो ओनर है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, मालिक है या शेयर होल्डर है, मैं इसको एक शब्द में डिफाइन कर रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, ओनर है। तो क्या कहता है लॉ, लॉ कहता है कंपनी बिल्कुल अलग है, कंपनी क्या है आपकी सेपरेट है, किससे, आपके ओनर से। क्लियर है। तो आप लोग इस चीज को समझिएगा, कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी और हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, किससे, उसके ओनर से। क्लियर है। इसके नाम पे, कंपनी के नाम पे हर चीज चलेगी, कंपनी के नाम पे ही जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा सब कंपनी के नाम पे होगा। अगर एसेट्स को एक्वायर करना है तो कंपनी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी, किसी भी प्रॉपर्टी को बाय कर सकती है कंपनी, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या कंपनी के ऊपर केस भी कर सकती है, और कंपनी के नाम के ऊपर भी केस किया जा सकता है। ये बातें हम लोग मान चुके हैं, अभी अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स क्या रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो यहां पे मैंने ये सारी बातें लिखी हुई है। देखिए पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज ए लीगल डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मैंने बताया कंपनी क्या होती है, उसके मेंबर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अलग होती है। अलाउइंग इट टू ओन प्रॉपर्टी, मैंने बता दिया। एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट बिजनेस इन इट्स नेम, क्या कर सकती है, ये अपने बिजनेस को उसके नाम पे चला सकती है। दिस इंडिपेंडेंस एंश्योर दैट, ये जो इंडिपेंडेंस है ये काफी अच्छा शब्द है, दिस इंडिपेंडेंस एंश्योर दैट कंपनी हैज अ राइट एंड लायबिलिटी रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम दोज हु इज इट्स शेयर होल्डर एंड प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल एंड द फिनेंशियल ऑटोनॉमी। क्लियर है। जो भी लोग इसको प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशनल और फिनेंशियल ऑटोनॉमी, वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं कंपनीज के राइट और
ओब्लिगेशंस की, क्लियर है, या लायबिलिटी की, क्लियर। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने नोट्स के अंदर डाला हुआ है। इस प्रेजेंटेशन को आप लोग पीडीएफ कमेंट करके मैंने बताया मंगवा सकते हैं हमसे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट रहता है और अपने पेपर के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। बहरहाल चलिए, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था आपका लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने पहले भी बताया हुआ है, बहुत बार मैं बताता हूं, पिछले सेशंस के अंदर भी मैंने बताया था। कोई भी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, उस कंपनी के पास दो, जैसे कंपनी है, कंपनी की तो जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है? आपकी लिमिटेड होती है, क्लियर है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है, अगर मैं लायबिलिटी की बात करता हूं तो लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और कंपनी जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड का मतलब क्या है? अनलिमिटेड का मतलब ये होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी इन केस बैंक करप्ट हो जाती है या किसी एक पर्टिकुलर लायबिलिटी को, किसी लोन को, किसी डेप्ट को रीपे नहीं कर सकती है, तो जो उसके ओनर्स है, शेयर होल्डर हैं, या फिर जो भी उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, उनके एसेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेपरेट है। ये सब किसके नाम पे होगा? ये कंपनी के नाम पे होगा, क्लियर। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, माने जितने भी इसके ओनर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं इसके ओनर्स जितने भी हैं, वो एक तरीके से सेफ जोन में रहते हैं। इन द केस ऑफ बैंकरप्सी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर इन केस XYZ जहां पे लोन रीपेमेंट की बातें होती है। यहाँ पे अगर आप लोग डिटेल में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट टू ओन देयर शेयर्स, माने दिस प्रोटेक्ट्स पर्सनल एसेट्स फ्रॉम द कंपनीज डेट। मैंने बताया ना, कंपनीज का जो डेट होता है उससे पर्सनल एसेट्स का क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। एंश्योरिंग मेंबर्स ओनली रिस्क देयर इन्वेस्टेड कैपिटल, यहाँ पे किस चीज का सिर्फ रिस्क होता है? केवल जो पैसा लगा हुआ है, जो इन्वेस्ट हुआ है, उसी का रिस्क होता है। एंड मेकिंग द कंपनीज स्ट्रक्चर अपीलिंग टू द इन्वेस्टर सीकिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, क्लियर है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बता दिया लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है या आपका पार्टनरशिप वाला मॉड्यूल है, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो जितने भी उसके ओनर्स है, पार्टनर्स है या मेंबर्स हैं, उन सबको अपने पर्सनल एसेट्स को भी एक तरीके से यूटिलाइज करना पड़ सकता है अपने डेट की रीपेमेंट के लिए, कर्ज के लिए, लायबिलिटी के लिए। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। और ये जो लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ये दो ऐसे राइट है कानून की नजर में, जिनका इस्तेमाल करके काफी ओनर्स या फिर स्टेक होल्डर्स है या शेयर होल्डर्स हैं, वो काफी गलत, काफी फ्रॉड एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। और इसी का एक पर्टिकुलर मुआयना करने के लिए या फिर इसी चीज पर नजर रखने के लिए आपका आगे कॉन्सेप्ट आएगा, जहां से 100% कंफर्म पेपर में आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, 100% पेपर में छपेगा ही छपेगा। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, या फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को एक तरीके से ट्विस्ट करके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहरहाल ये आपकी क्या थी? ये आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर थी। सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद इसकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, आपको यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो और मैं आप सभी के लिए प्रीमियम से प्रीमियम, बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं और आप सभी के लिए आपके एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन है उसको बेटर बना सकूं। बहरहाल चलिए अगली तीसरी प्रॉपर्टी या फीचर्स की तरफ चलते हैं। ये आपकी रहने वाली है परपेचुअल सक्सेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक्सप्लेन द टर्म परपेचुअल सक्सेशन इन द केस ऑफ ए कंपनी। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स या फिर ओनर्स या स्टेक होल्डर्स, क्लियर है, या शेयर होल्डर। जितने भी ओनर्स है कंपनी के, उन ओनर्स की कंपनी जो है जो वो उससे क्या होती है? कंप्लीटली डिफरेंट होती है। माने इस जो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो किसी भी कंपनी की हम लोग बात करते हैं, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, वो एग्जिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है? वो शेयर होल्डर की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ओनर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, स्टेक होल्डर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कल को ये मर भी जाते हैं तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, लगातार अपना काम कंपनी करती रहेगी। क्लियर है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द परपेचुअल सक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है? परपेचुअल सक्सेशन। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कंपनीज एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। कंपनी की जो
एग्जिस्टेंस है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टू द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर, किससे, उसके मेंबर की जिंदगी से। इट कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्प्यूट चेंज लाइक डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर होल्डर और ए डायरेक्टर एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड अनइंटरप्टेड बिजनेस ऑपरेशंस। क्लियर, इस चीज को आपको थोड़ा ख्याल में, जहन में, अपने दिमाग में रखना है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कंपनी चलती रहेगी, ये मान के चलते कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो ओनर से, स्टेक होल्डर से, जितने भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से या फिर इंटरनल मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे डिफरेंट होती है, माने इंडिपेंडेंट होती है। कंपनी चलती रहेगी, जो भी मेंबर है उनकी लाइफ से, उनके जिंदा रहने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, ये तीसरी टर्मिनोलॉजी थी जो क्या थी, फीचर्स ऑफ कंपनी थी। अगली इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। ये कौन मानता है, ये लो मानता है कि कंपनी अपने आप में एक पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है, क्या है आपकी, आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसको लीगली क्रिएट किया जाता है। एक कंपनी एक्ट्स एज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी किसकी तरह काम करती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, विद किसके साथ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्लियर है, इसके अपने अधिकार होते हैं, इसकी अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं। इट कैन शू, इसको क्या किया जा सकता है, शू किया जा सकता है, टू बी शूड टू ओन एसेट्स एंड एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हम बात कर चुके हैं। थ्रू इट्स रिक्वायर्ड ह्यूमन एजेंट्स लाइक डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, फंक्शंस एंड मेक अ डिसीजन। ये सारी बातें बहरहाल हम लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी अपने आप में क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आगे देखिए कॉमन सील की बात करते हैं। कॉमन सील का मतलब देखिए, एक जो आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन अपने साइन को ऑप्ट कर सकता है। अगर वो किसी चीज का क्लैरिफिकेशन देता है, उसके अंदर अपना एसेंट देता है, अपनी अनुमति देता है, तो सिग्नेचर कर सकता है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, ये खुद का डेफिनेटली अपना साइन नहीं कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इसको एक कॉमन सील प्रोवाइड की जाती है। अगर कंपनी के नाम पे कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इशू करेगी तो वो उस सील को जस्टिफाई करेगी, यानी कि सील के साथ करेगी तो वहां पे कंपनी का एसेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई कंपनी के पास माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आपका कॉमन सील होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन सील के ऊपर भी डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। ये भी मैं बात कर चुका हूं। कंपनी का ओनरशिप और मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अलग कॉन्सेप्ट है और आपका ओनरशिप और मैनेजमेंट अपने आप में डिफरेंट होता है। लास्ट में पढ़ लीजिएगा कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशन की बातें होती हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मैंने माय डियर फ्रेंड्स कवर किया है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है एंड कंप्लायंस एंड रेगुलेशन का क्या मतलब होता है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ तक हम लोगों ने समझा कंपनी की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है, लो क्या कहता है, किस सेक्शन के अंडर हमें इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने बात की क्या क्या फीचर्स रहने वाली है, अलोंग विद उनके मीनिंग्स क्या रहने वाले हैं, और एक डिटेल डिस्क्रिप्शन माय डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी को दिया। इसको पढ़ करके आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको बढ़ूं उससे पहले हम लोग समझेंगे की एडवांटेजेस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के क्या क्या की एडवांटेजेस रहने वाले हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि एडवांटेजेस के अंदर अभी अभी हमने बात की थी, इसकी लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। माने जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, उन सभी के पर्सनल जो एसेट्स है उनका प्रोटेक्शन रहता है। अगर किसी भी लायबिलिटीज को कंपनी पे करने में इनकैपेबल होती है, किसी भी डेट को पे करने में इनकैपेबल होती है, या बैंक करप्शन होती है उस केस में। क्लियर है, तो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सेस टू कैपिटल होता है। एक्सेस टू कैपिटल का मतलब कंपनी जैसे प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के पास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि वो एक पर्टिकुलर कैपिटल को रेज कर सकती है बाय इशूइंग देयर शेयर। क्लियर है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल। क्लियर है, उसको शेयर कैपिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पे कंपनी के पास एक अधिकार होता है कि तो वो एक्सेस कर सकती है कैपिटल को। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एक पॉइंट को माय डियर फ्रेंड जो बोल रहा हूं यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। लिमिटेड लायबिलिटी की हम लोग बात कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सेस टू द कैपिटल, ये आप लोग थोड़ा
थोड़ा पढ़ सकते हैं। क्लियर है? एक्सेस टू द कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा क्या रहने वाला है, प्रेप्टुअल एग्जिस्टेंस, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रेप्टुअल सक्सेशन। अभी अभी हमने इस मुद्दे पे बात की थी। क्या है प्रेप्टुअल सक्सेशन? माने कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है बाय द लाइफ ऑफ द इट्स मेंबर, मेंबर की जिंदगी से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेंबर रहे ना रहे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रहे ना रहे, बदल जाए, चेंज होए, हर महीने बदले, इस चीज से कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ये मान के चलती है कि इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी और ये कंटिन्यू रखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये आपका प्रेप्टुअल एग्जिस्टेंस या प्रेप्टुअल सक्सेशन रहने वाला है। इन शॉर्ट अगर आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस सेशन की पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। तो जो मैंने आपको बातें बोल के बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है और ये हम लोग बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, पीछे पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैनेजमेंट कैसा होता है, सेंट्रलाइज होता है। हर एक चीज एक सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट की जाती है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, जो भी आप लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, सब चीजें किस मोड में होती है, सेंट्रलाइज्ड मोड में होती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जस्ट गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर किया जा सकता है ओनरशिप को। जैसे अगर आपकी कंपनी कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पब्लिक कंपनी है। क्लियर है? और पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, अगर ओनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ओनरशिप का काम एक तरीके से आपके शेयर्स करते हैं। क्लियर है? कि कौन करते हैं, आपके शेयर्स करते हैं। तो इन शेयर्स को माय डियर फ्रेंड्स बाय भी किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है। अगर आपने बाय किया है तो आप लोगों ने ओनरशिप को एक्वायर कर लिया है, और अगर आप लोग सेल करते हैं तो आपने ओनरशिप को सेल कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आपका ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, आपका ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे ये अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होता है, क्योंकि आपका कोई भी कंपनी है, उस कंपनी की अपनी एक गुडविल होती है। क्लियर है? क्या होती है वह आपकी गुडविल होती है, ठीक है, नाम, रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है। तो उससे आपकी एक ब्रांड बनती है जो डेफिनेटली आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करती है। एक आपको टैक्स एडवांटेज भी मिलता है, इसके बारे में भी मैंने माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर? तो बहुत बहुत बुनियादी छोटी छोटी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई चीज अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस चीज को अपडेट कीजिए, ये चीज हमें सेशन के दरमियान अच्छी नहीं लगती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर उन सभी चीजों को एक तरीके से, जो भी चेंजेस है उनको अडॉप्ट कर सकूं, और जो भी आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं बैड इंपैक्ट डालती है चीजें, मैं उनको कहीं ना कहीं रिजोल्व कर सकूं। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। मैं कहता हूं 101% छपेगा ही छपेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब इसका क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है आपका एक तरीके से पर्दा। क्या होता है, पर्दा। अब पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे घपला हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूं। देखिए, अभी अभी कंपनी क्या कहती है, कंपनी अगर आपकी बन गई है तो कंपनी को कोई ना कोई लोग चलाते हैं, शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, चाहे ओनर हो, चाहे मैनेजमेंट हो। माने कंपनी को कोई ना कोई तो चलाएगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, ऑब्वियस ही बात है, खुद से तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। असल जिंदगी में क्या होता है, कंपनी को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, कंट्रोल करने वाले कुछ लोग होते हैं। और लोग क्या कहता है, कल को अगर कंपनी के अंदर कोई डेप्ट का रीपेमेंट नहीं होता है, ऑब्लिगेशन अगर कोई भी या आपका लायबिलिटी रीपे नहीं होता है, या कंपनी कोई फ्रॉड कर देती है, तो वो आपका अलग से सेपरेट ट्रीटमेंट होता है कि कंपनी ने किया है, वो उसके ओनर्स ने नहीं किया है। यानी कि ये एक पर्दा है। पर्दे के पीछे कौन होते हैं, जो भी आपके मैनेजमेंट के लोग हैं आपका, या फिर ओनर्स हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए। असल में कंपनी को तो वही चलाते हैं, लेकिन लोग क्या कहता है, ये जो फ्रॉड हुआ है ये किसने किया है, कंपनी ने किया है, तो इसके लिए कंपनी लायबल है, कंपनी जिम्मेदार है। क्लियर है? अब ये आपका लॉ का एक ड्रॉबैक है। क्लियर है? इसको कहते हैं कॉर्पोरेट विल। क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट विल। कई ओनर्स ऐसे होते हैं, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कंपनी की आड़ में काफी फ्रॉड एक्टिविटी करते हैं। क्लियर है? काफी लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इस क्लो का या फिर या मैं कहता हूं इस लूप होल का इस्तेमाल करके, जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए
लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया, कॉर्पोरेट विल के सामने एक शब्द लगा दिया गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। माने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को असाइड में रख के हम लोग ये देखते हैं अगर कल को कोई भी फ्रॉड होता है, अगर उसके लिए जो जिम्मेदार है, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, ओनर्स हो, जो भी लोग, मैनेजमेंट के लोग, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हो, कोई भी लोग जो जिम्मेदार है, उसको एक तरीके से पनिशमेंट मिलेगा। दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इन डिटेल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। द कॉर्पोरेट विल, ध्यान से देखिएगा, कॉर्पोरेट विल या वट एवर यू कैन प्रोनाउंसिएट, ठीक है, इसको कोई कुछ भी प्रोनाउंसिएशन इसका आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं वो आप लोग ना करते हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो, तो उस चीज को अवॉइड करके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। चलिए, ये क्या है, कॉर्पोरेट विल इज लाइक एन इमेजिनरी वॉल। ये क्या होता है, एक काल्पनिक दीवार की तरह काम करता है। दैट सेपरेट ए कंपनी, किसको सेपरेट करता है, कंपनी को, फ्रॉम इट्स ओन और ए कंट्रोल। क्लियर है, इसके ओनर से और कंट्रोल से क्या करता है, अलग करता है। ये आपकी कॉर्पोरेट विल है। ये क्या है, कॉर्पोरेशन है। ये लायबिलिटी है, शेयर होल्डर है। इनडायरेक्टली यही तो इसको कंट्रोल करते हैं ना, यही बात हमने की। The main benefit of the forming a company is it become a separate legal person। ये क्या बन जाता है, एक separate legal person बन जाता है with limited liability। स्टार कर लीजिए, liability कैसी होती है, लिमिटेड होती है। माने ओनर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, इनके जो भी पर्सनल एसेट है उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। क्लियर है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, इनके पर्सनल एसेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट इन रियल लाइफ the people who start and run the company are the one doing the actual business and enjoy the profit। असल में कंपनी के नाम पे कंपनी को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं जो इसको चलाते भी हैं, इसके प्रॉफिट के बेनिफिट को यूज भी करते हैं। सो ऑल्दो द लॉ ट्रीट द कंपनी एज ए सेपरेट पर्सन, लॉ क्या करता है, इसको सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करता है। इन रियलिटी इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ये कंपनी का मानना है, सॉरी लॉ का मानना है। एंड दे बेनिफिट फ्रॉम द कंपनीज सेपरेट एंटिटी। वो क्या करते हैं, कंपनी सेपरेट एंटिटी बेनिफिट करते, गिविंग ए कंपनी ए लीगल पर्सनालिटी, जो स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस। देखिए ये क्या है, एक स्पेशल राइट है या फिर एक स्पेशल प्रिविलेजेस है जिसकी आड़ में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बट समटाइम पीपल में हाइड बिहाइंड द कंपनी, बिहाइंड द कंपनी होते हैं, मतलब जिसको कॉर्पोरेट विल बोला जाता है, टू डू फ्रॉडलेंट और इलीगल एक्टिविटी। किसको अंजाम देते हैं, इलीगल एक्टिविटी को या फ्रॉड को। ठीक है, सिंस ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट कमिट फ्रॉड ऑन इट्स ओन, क्योंकि ये क्या नहीं कर सकती है, खुद से कोई फ्रॉड नहीं कर सकती है। सो द कोर्ट रिमूव द कॉर्पोरेट विल, कोर्ट क्या करता है, कॉर्पोरेट विल को रिमूव करता है टू फाइंड हु इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग डूइंग। गलत चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। यहाँ पे देखिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल रेफर टू ए लीगल सिचुएशन वेयर द कोर्ट इग्नोर्स द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। कोर्ट क्या करता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी को इग्नोर करता है। और आगे क्या करता है, होल्ड द मेंबर्स, मेंबर्स को होल्ड करता है, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को क्या करता है, होल्ड करता है, पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज एक्शन स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ फ्रॉड, मिसकंडक्ट और ए मिसयूज ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। अपने आप में काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ताकि इस लूप होल का इस्तेमाल करके जितने भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं या ओनर्स हैं, वो किसी भी कंपनी के थ्रू किसी आम जन के साथ रॉन्ग डूइंग्स को प्रैक्टिस ना कर सके। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स से ये चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। कॉर्पोरेट विल से क्वेश्चन आता है, कंपनी की डेफिनेशन से क्वेश्चन निकल के आता है, कंपनी की फीचर से क्वेश्चन निकल के आता है। अब हम बात करने वाले हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, जिसको कहने वाले हैं द कंपनीज कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द वेरियस पैरामीटर, मतलब टाइप ऑफ द कंपनीज के बारे में। यहाँ पे करीब करीब जो आपके सिलेबस में चीजें डाली गई है, जितनी भी कंपनीज डाली गई हैं, उन सभी चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको पसंद आई होंगी। फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में। देखिए अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। अब ये चीज डिपेंड करती है टाइप ऑफ कंपनीज की, कि हमें किस पैरामीटर के ऊपर कंपनीज के टाइप करने हैं। जैसे अलग अलग पैरामीटर्स आपके रहते हैं जिनके बेस पे हम लोग कंपनीज को डिवाइड करते हैं। जैसे ओनरशिप
ओनरशिप के बेस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे लायबिलिटी के बेस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कंट्रोल के बेस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है। पर्पज, साइज, मेंबरशिप, ये तीनों चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आपके सिलेबस में इन तीनों का कोई यहाँ पे बेसिकली रोल नहीं है। लीगल फॉर्मेशन के बेस पे भी आपकी कंपनीज की क्लासिफिकेशन होती है। जैसे अगर सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर के बेस पे, तो अलग अलग टाइप की कंपनीज है। स्पेसिफिकली हम लोग 5 टाइप की कंपनीज यहाँ पे पढ़ते हैं ओनरशिप के बेस पे, मालिकाना हक के बेस पे। पहली कंपनी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, फिर आपकी पार्टनरशिप रहेगी, उसके बाद आपका ज्वाइंट वेंचर आ जाएगा, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आ जाएगा और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आ जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, साफ साफ शब्दों में बता देता हूं, अभी जो आपका पेपर होगा यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आएगा जहां पे करीब करीब संभावना ये है कि 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे टाइप ऑफ कंपनी से। माने छोटे छोटे 3 सवाल हो सकते हैं, वो मान लीजिए आपके 3-3 नंबर के 3 हो सकते हैं, जहां पे 9 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2-2 नंबर के 3 हो सकते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स डिपेंड, वो मैं पेपर पैटर्न वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन टाइप ऑफ कंपनी से एक सवाल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। मान लीजिए आपको 1% कंपनी के बारे में पूछ लिया जाए, प्राइवेट कंपनी के बारे में या पब्लिक कंपनी के बारे में पूछ लिया जाए, या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस तरीके का सवाल आएगा। तो मेक श्योर करके एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिएगा। जैसे अगर आज की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा मोड ऑफ बिजनेस होता है जहां पे अकेला मालिक होता है, चाहे वो आपका कंट्रोल की बात कीजिए, चाहे वो आपका स्पेसिफिकली आप जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उन सब की बात कीजिए। माने मालिक आपका कितना रहता है, एक रहता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, और इसमें इस बिजनेस को स्केल अप करने के जो स्कोप है वो बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ए बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, मालिक भी अकेला होता है और ऑपरेट भी अकेला करता है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी मोस्ट कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है विद ए मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कम से कम आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। द ओनर हैज ए अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, ओनर की अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है, मैं बता चुका हूं। और फॉर ऑल डेट एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, मीनिंग पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द बिजनेस डेप्ट, ये मैं बार बार बता चुका हूं। अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसके पर्सनल एसेट्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है डेप्ट की रीपेमेंट के लिए, लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, या जो भी ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मोड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आगे क्या होता है, आगे होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक ऐसा मोड ऑफ बिजनेस होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, और वो आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और वो एग्री करते हैं जितना भी प्रॉफिट शेयर या फिर जितना भी काम धंधा होगा उस सबको हम लोग मिल बांट के करेंगे। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु शेयर द प्रॉफिट, लॉसेस एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए, लॉस शेयर करने के लिए और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए एक बिजनेस को ओन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। क्लियर? इस चीज को आपको याद रखना है। पार्टनरशिप कैन be journal where all the partners are equally liable or a limited where some partners have a limited liability, कुछ partners की liability कैसी होती है, limited होती है। This structure allow for shared resources and the expertise but also meaning shared liability among the partners। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अनलिमिटेड होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है? डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, आपका जस्ट कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? कि कमेंट कीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कह दीजिए पीपीओ, मैं इसको बोलता हूं, ठीक है? पी का मतलब होता है आपका पब्लिक कंपनी, और दूसरे पी का मतलब होता है आपका प्राइवेट कंपनी, और ओ का मतलब होता है आपका 1% कंपनी, ओपीसी। यहां से कंफर्म क्वेश्चन आने की संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। एक सवाल पूछा जाता है किस तरीके से प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, आगे हम लोग इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्लियर?
अगला देखिए टाइप क्या रहने वाला है, जॉइंट वेंचर रहने वाला है। अब जॉइंट वेंचर स्पेसिफिकली बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, डन करने के लिए होता है। देखिए जॉइंट वेंचर अपने आप में एक टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट होता है, क्लियर। तो जॉइंट वेंचर अपने आप में क्या है कि टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट है बिटवीन द टू और मोर पार्टीज। ध्यान से समझिएगा, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एक टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट होता है, टू और मोर पार्टीज टू अंडरटेक ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसको अंडरटेक करने के लिए, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और ए बिजनेस एक्टिविटी। ईच पार्टी कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज, हर पार्टी कंट्रीब्यूट करती है उसके रिसोर्सेज को, जैसे कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सपर्टीज की क्या है उस बिजनेस की, ठीक है। एंड द शेयर्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, क्या शेयर करते हैं, रिस्क भी शेयर करते हैं और रिवॉर्ड्स भी शेयर करते हैं। आगे देखिए जॉइंट वेंचर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। मैंने बताया था किसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज प्रोजेक्ट स्केल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंटरिंग न्यू मार्केट, नई मार्केट में एंटर करने के लिए। एंड डिसॉल्व्ड आफ्टर द कंप्लीटेशन, मतलब कंप्लीट होने के बाद, अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस बिजनेस को या इस टेम्परेरी फॉर्म ऑफ द बिजनेस अरेंजमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, याद करके जाइएगा। आगे देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन आ जाती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या मीनिंग होता है। ध्यान से देखिएगा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस होता है जो ओन्ड होता है और ऑपरेटेड होता है बाय पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। एंड मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू ए कैपिटल, मेंबर्स क्या करते, कंट्रीब्यूट करते कैपिटल का। एंड शेयर इन द प्रॉफिट, क्या करते, शेयर करते प्रॉफिट में। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइपिकली ऑन ए वंस मेंबर वन वोट बेसिस, ठीक है, वंस मेंबर वन वोट बेसिस के ऊपर ये सारा काम करते हैं। कॉर्पोरेटिव्स आर कॉमन इन द एग्रीकल्चर, रिटेल्स एंड द हाउसिंग सेक्शन। देखिए एग्रीकल्चर के अंदर, रिटेल के अंदर, हाउसिंग सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती है। प्रमोटिंग कम्युनिटी वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यहाँ पे किस चीज को प्रमोट किया जाता है, कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। उम्मीद करता हूं बहुत बेसिक डेफिनेशन से समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी जिसकी जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी और अगर उसको कोई प्राइवेटली ओन्ड करता है उस बिजनेस को तो क्या कहलाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। डेफिनेशन क्या होगी, ए बिजनेस एंटिटी इज ओन्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। इसको कौन करता है, ओन्ड करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, टिपिकली फैमिली मेंबर्स। इसको जैसे अगर आप लोग फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं, और एक क्लोज एसोसिएट, या फिर कौन हो सकते हैं, क्लोज एसोसिएट। शेयर्स आर नॉट पब्लिकली ट्रेड, ये आपको पता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स को पब्लिक के साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ये केवल आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर ही होता है। एंड आगे देखिए प्रोवाइडिंग मोर कंट्रोल ओवर द बिजनेस, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति के लिए ट्रेड नहीं होते शेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ज्यादा कंट्रोल होता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफर लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। अच्छा इसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन होती है टू इट्स शेयर होल्डर्स, रिमेनिंग देयर एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस दैट, ये हम बात कर चुके हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड मस्ट अडीर टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। क्लियर है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं तो आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं किसकी बात करता हूं, ओनरशिप के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कमेंट करने के लिए आ सकता है। अब अगला जो बेस रहने वाला है वो आपका लायबिलिटी के बेस पे रहने वाला है। शुरुआत में मैं बात कर चुका हूं, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। क्लियर है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी होती हैं और आपकी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज भी होती हैं। इसके बारे में बात कर चुका हूं, जिनकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है, माने जितने भी ओनर्स हैं या शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जितने भी मेंबर हैं, उन सबकी जो पर्सनल एसेट्स है उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है किसी भी ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए, लायबिलिटी को पे करने के लिए, लोन की रीपेमेंट के लिए। क्लियर है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पे जो आपके जितने भी
मेंबर्स हैं या फिर बोर्ड्स ऑफ आप कह दीजिए ओनर्स है, स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, वो सभी की जो आपके एसेट्स है वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब एक तरीके से देसी लैंग्वेज में आप लोग रजिस्ट्रेशन समझ सकते हैं, बाकी इसका अपना एक मीनिंग होता है। अगली यूनिट की वीडियो आएगी, वहां पे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। अभी आपको समझना क्या है, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे हम यहाँ पे दो कैटेगरी बना रहे हैं। आपकी क्या है, स्टेटरी कंपनीज रहने वाली है, रजिस्टर्ड कंपनीज रहने वाली है। देखिए नाम से पता चल रहा है, रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनीज जिनका रजिस्ट्रेशन या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ हो या उससे पहले जो भी एक्ट एग्जिस्ट करते थे जिनके बिहार पे कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता था, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। माने अगर कंपनीज का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उसको कहेंगे रजिस्टर्ड कंपनीज। लेकिन ऐसी कंपनीज जिनका निर्माण, जिनको क्रिएट किया गया है किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू या किसी पार्लियामेंट और या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू, ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पेशल एक्ट लाया गया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को क्रिएट करने के लिए, या किसी एक स्पेशल स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को बनाया जाता है, तो उसको स्टेटरी कंपनीज कहा जाता है। एग्जांपल के लिए आप लोग आरबीआई का एग्जांपल ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था। माने इनकॉर्पोरेशन के बेस पे आप लोग दो कैटेगरी बना सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बेस पे स्टेटरी कंपनीज है और रजिस्टर्ड कंपनीज है। फिलहाल के बिहार पे एक कैटेगरी और होती है, उसका कोई इतना यूज नहीं है, दैट्स व्हाई अननेसेसरी आपको ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इन दोनों कंपनीज को याद रखिएगा। स्टेटरी कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनको क्रिएट किया जाता है बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्पेशल स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और अगर कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर है तो वो क्या कहलाएगी, रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर की। अगला पैरामीटर रहने वाला है बेसिस ऑन द कंट्रोल। कंट्रोल के बेस पे देखिए आपका सब्सिडरी कंपनीज रहने वाला है, डोमेस्टिक कंपनी, जहां पे इनलैंड कंपनी के बारे में भी आपको दोनों को एक साथ बता दूंगा। आगे देखिए मल्टीनेशनल कंपनी जिसको एमएनसी बोला जाता है। आगे क्या है, ग्लोबल कंपनी। क्लियर है? अब आपको नाम से ही पता चल रहा है सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी देखिए, अ कंपनी कंट्रोल्ड बाय ए होल्डिंग और ए पेरेंट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल करती है या होल्ड करती है उसकी पेरेंट कंपनी थ्रू ओनरशिप ऑफ, यानी कि किसके थ्रू, ओनरशिप के थ्रू, और ओनरशिप मोर देन 50% ऑफ इट्स वोटिंग स्टॉक होनी चाहिए। क्लियर? अगर कोई भी कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है बाय ए होल्डिंग और ए पेरेंट कंपनी थ्रू द ओनरशिप ऑफ मोर देन 50% ऑफ इट्स वोटिंग स्टॉक, तो उसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। सब्सिडरीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया जाता है, बट अलाइन विद द स्ट्रेटेजिक गोल। इसको ऑपरेट इंडिपेंडेंटली किया जाता है लेकिन अलाइन होती है जो स्ट्रेटेजिक गोल बनाए गए हैं एंड जब पॉलिसीज बनाई गई हैं ऑफ ए पेरेंट कंपनी, जो भी पेरेंट कंपनी ने स्ट्रेटेजिक गोल बना दिए, पॉलिसीज बना दिए, उनके साथ अलाइन किया जाता है। ऑपरेट इनको इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है, अलाउइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड द रिस्क मैनेजमेंट। इनको ये चीज का भी अलाउ किया जाता है, आप लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और रिस्क का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? अगला क्या रहने वाला है, डोमेस्टिक कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन सब उसी कंट्री में रहा हो जहां पे वो रजिस्टर हुई है, उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। इनलैंड कंपनी का मतलब क्या है, अगर ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हुआ और अगर वो केवल इंडिया के अंदर रजिस्टर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, इनलैंड कंपनी बोला जाता है। देखिए डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी दैट ऑपरेट एंड रजिस्टर विद इन ए कंट्री फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन, ये बात मैंने आपको बताई। इट कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरली विद द नेशनल बॉर्डर्स कंप्लाइंग विद द लोकल लॉज एंड द रेगुलेशन। क्लियर है? किसके साथ कंपाइल करते हैं, लोकल लॉज और रेगुलेशन के साथ कंपाइल करते हैं और नेशनल बॉर्डर की बाउंड्री में रहकर सारा बिजनेस होता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो अलग अलग नेशंस में काम करती है, ग्लोबल जिसको कहते हैं ना, ग्लोबल कंपनी की तरह आप लोग क्या कह सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। तो बहुत बेसिक कंपनी है, हर एक बच्चे को समझ होती है, आप लोग इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी को अंडरस्टैंड किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अंडरस्टैंड किया। पब्लिक कंपनी के बारे में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी क्या रहने वाली है। अगर आप लोग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए, अगर आप शेयर होल्डर या मेंबर की बात करते हैं तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 5 लाख तक होनी चाहिए अगर आप लोग क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी को फॉर्म करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास राइट होते हैं, वो आपका कैपिटल रेज कर सकती है बाय ऑफरिंग द शेयर टू द पब्लिक। क्लियर है, ओनरशिप की टर्म्स में आप शेयर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पब्लिक कंपनी इज अ टाइप ऑफ द कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेबल फ्रीली, जिनके शेयर क्या होते हैं, फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और इन ओवर द कंट्री, ओटीसी जिसको बोला जाता है, ओवर द कंट्री मार्केट। क्लियर है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जर्नल पब्लिक और बायर और शेयर, यानी कि बाई और सेल्स द शेयर, यानी कि जो भी पब्लिक है वो क्या कर सकती है, बाई कर सकती है, सेल कर सकती है शेयर को, विच मीन दे कैन बिकम द शेयर होल्डर और ए पार्ट ओनर्स ऑफ ए कंपनी। वो क्या बन सकते हैं, उस कंपनी के ओनर बन सकते हैं, पार्ट ओनर बन सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। क्लियर, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, जरूर याद करके जाइएगा, कई बार सवाल पूछा जाता है। इसके कुछ की फीचर्स है, किसके की फीचर्स है, पब्लिक कंपनी के क्या क्या की फीचर्स है, ध्यान से देखिएगा। शेयर्स कैन फ्रीली ट्रेडेड, ये हम बात कर चुके हैं। ओनरशिप इज डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ शेयर, शेयर्स के टर्म्स में ओनरशिप को डिवाइड किया जाता है। शेयर होल्डर्स हैव ए क्लेम ऑन द प्रॉफिट एंड द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो भी शेयर्स होल्डर हैं, जिन्होंने शेयर्स को खरीदा है, उनके पास ये राइट होता है कि वो क्लेम कर सके एसेट्स और कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। क्लियर है, आगे देखिए, सब्जेक्ट टू द मोर रूल्स एंड डिस्क्लोजर एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ एसीबी रेगुलेटरीज, ये आप सभी ने पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंपनीज की बात थी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी की। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी है। आप लोग सुफिक्स की बात करें तो इसको लिमिटेड लगाना जरूरी होता है अपने नाम में, जैसे एबीसी लिमिटेड हो गया, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। आगे देखिए, पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ए पब्लिक कंपनी, वो कितनी रहने वाली है, 5 लाख रहने वाली है। क्लियर, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स पब्लिक कंपनी को समझने में मोर देन सफिशिएंट है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको एक फाउंडेशन ले की हुई है, अगर आपको एक अच्छी खासी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप इजीली पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स की वन शॉट मैं आपको विद इन द 2 डेज प्रोवाइड कर दूंगा। इन वन शॉट वीडियोस को देखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक फाइनल वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जो आपके एक फाइनल कवरेज रहेगी एंटायर सिलेबस की, जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगा जिनके आपके एग्जामिनेशन में आपकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और संभावना 100% हमारे मैक्सिमम अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी है, और मैं गारंटी दे सकता हूं अबो 85 to 90% आपका जो पेपर है उसी वीडियो से फंसेगा। बट वो आपकी वीडियो कब हेल्पफुल रहेगी, जब आप लोग हमारी इन तमाम सीरीज को फॉलो करेंगे। आपके 2 दिन के अंदर सारी वन शॉट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, इन सबको देख लीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं अलोंग विद फाइनल वीडियोस का इंतजार कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो रहने वाला है आपका डेफिनेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए सेक्शन 268 सबसेक्शन सब पॉइंट के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी को। देखिए, अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि एंड हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एओए। क्लियर है, एंड रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब ये पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूड करती है। यहाँ पे 1% कंपनीज लिमिट द नंबर ऑफ द मेंबर, कितने लिमिट किए गए हैं, 200 लिमिट किए गए हैं। रेस्ट्रिक्ट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू द सब्सक्राइब टू एनी कंपनी सिक्योरिटी, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग मेंबर्स की बात करते हैं, किसके अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। क्लियर है, लिमिटेड लायबिलिटी रहने वाली है। प्रैक्टिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा, बार बार आ रहा है, पक्का याद कर लीजिएगा। क्लियर है, एंड यहाँ पे क्या है, अथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिमिट रहने वाली है आपकी 1 लाख। पब्लिक कंपनी के लिए कितनी लिमिट थी आपकी 5 लाख थी। क्लियर है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेम के अंदर आपको क्या लगा
लगाना जरूरी होता है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है, जैसे आप लोग लिख सकते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद प्रोस्पेक्टस जरूरी है, प्रोस्पेक्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा और इंडेक्स ऑफ मेंबर के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लीजिएगा। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को पता भी होंगी, क्लास 12 से आप लोग पढ़ते आए हैं और यहां तक इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये जरूर याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए आ सकता है। लिमिटेड बाय शेयर, टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 3 टाइप बनते हैं, लिमिटेड बाय द शेयर, लिमिटेड बाय द गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीनों को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत एक एक लाइन की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। आगे आने वाले यूनिट में भर भर के डिस्कशन होगा, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। एक ये मैं कहता हूं आपको, इस स्लाइड को स्टार मार्क कर लीजिए। इस स्लाइड के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एक लंबा स्लाइड है, इसको समझाने के लिए हमें काफी समय, आपका काफी टाइम की जरूरत रहेगी। इतना समय हमारे पास है नहीं क्योंकि अपकमिंग वीडियोस का भी हमें प्रिपरेशन करना है। बस अगर आपसे पूछा जाए कंपनीज कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है, आपकी 5 स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, प्लस में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का आपको पता होना चाहिए। इतना याद कर लीजिए ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले तमाम क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी पहली यूनिट थी। उम्मीद करता हूं मैंने कोशिश की है सही आपको समझ में आ जाए, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो लाइक कर दीजिए, वंस अगेन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है शेयर, और चैनल पे पहली दफा है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, यूनिट सेकंड के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।